इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूले जो हमारे 10th बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके सॉल्यूशंस में हम फॉर्मूला लिखते हैं, सही फॉर्मूले के कुछ मार्क्स भी हमें मिल सकते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद हम उनमें वैल्यू पुट करते हैं केयरफुली और फिर सॉल्व करके हमें करेक्ट आंसर मिलता है। तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जितने भी फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए हमारे एग्जाम से पहले, वो हम आज यहाँ पर देखेंगे। सो हियर फर्स्ट वन इज HCF, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो अगर कुछ नंबर्स हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिए हैं तो HCF हम कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स चूज करेंगे, उस पे हम लीस्ट पावर्स लगाएंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द प्रोडक्ट। आफ्टर दैट LCM हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट इज गोइंग टू बी प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। अब कुछ नंबर्स वापस से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिए हैं, इनमें हम सारे ही फैक्टर्स कलेक्ट करेंगे, सारे ही फैक्टर्स पे हाईएस्ट पावर लगाकर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो हमें LCM मिलेगा। The next over here is product of two numbers is always equal to HCF multiplied by LCM of those two numbers. Next we can see sum of zeros and product of zeros. ये हमारा पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। लेट अस सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पर p of x equals to ax square plus bx plus c. सो यहाँ पर वी कैन सी दैट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है और x का कोफिशिएंट b है। तो जब सम ऑफ जीरोस अगर हमें फाइंड करने हैं, दो जीरोस हमारे पास है अल्फा और बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर b हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ x, a हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c हो जाता है कांस्टेंट टर्म और a हो जाएगा अगेन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जब हमें दो जीरोस गिवन है, लेट अस सपोज अल्फा और बीटा, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं बाय p ऑफ x इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और कुछ क्वेश्चंस में हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करना भी आ सकता है। तो ध्यान रखना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है? इट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो हियर इन द राइट साइड वी कैन सी दैट हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट वी कैन सी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्म में लिख दिया है। द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज व्हेन वी टॉक अबाउट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो जनरल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर? इट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम a1, a2, b1, b2 और c1, c2 बहुत इजीली देख सकते हैं। सो हियर हमें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखना है, वो है कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का कंडीशन क्या होता है? इट इज a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? नो सॉल्यूशंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? पैरेलल लाइंस। जब हम बात करें कंसिस्टेंट सिस्टम की, तो यहाँ पर एटलीस्ट वन सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। दैट मीन्स आइदर यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, और यूनिक सोल्यूशन के लिए कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा कोइंसिडेंट लाइंस, और यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पर ये अलजेब्रिक कंडीशंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन ओवर हियर इज व्हेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म हमारे पास होगा एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में अगर हमें x का वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ पर जो b स्क्वायर माइनस 4ac है वो होता है कैपिटल D एंड दैट इज आवर डिस्क्रिमिनेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स। दैट मीन्स अगर कैपिटल D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन वी कैन से दैट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दैट मीन्स x की जो वैल्यूज आएंगी वो रैशनल और इरेशनल नंबर में से कुछ भी हो सकता है, और अनइक्वल वैल्यूज आएंगी, दो वैल्यूज x की। नेक्स्ट इफ वी सी दैट D इज इक्वल टू 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। एंड द नेक्स्ट वन D इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर नॉट रियल। दैट मीन्स x का जो वैल्यू आएगा वो कोई रियल नंबर नहीं होगा एंड हेंस वी कॉल इट इमेजिनरी रूट्स। नेक्स्ट ओवर हियर इज सम फॉर्मूले रिलेटेड टू AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास टर्म्स होती हैं A1, A2, A3, A4। जनरल फॉर्म क्या होगा? पहली टर्म हम लिख सकते हैं A से, दूसरी टर्म हम लिख सकते हैं A प्लस D। यहाँ पर D है कॉमन डिफरेंस। हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं D? इट इज A2 माइनस A1 या
A4 माइनस A3। तो कोई भी हम सक्सेसिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है हर एक टर्म का। सो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म्स है तो an हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a है फर्स्ट टर्म, n है नंबर ऑफ टर्म्स इन दी AP और d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो मान लो अगर हमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 10d। The next formula over here is rth term from the end, it is equal to a plus n minus r into d, and the next formula for the same thing, rth term from the end, ये है l plus r minus 1 into minus d। तो यहाँ पर हमने l का यूज किया है, l है हमारा लास्ट टर्म ऑफ द AP। सो लास्ट टर्म प्लस r हो गया हमारा rth टर्म जो हमें फाइंड करना है एंड से, और यहाँ पर d की जगह हम लिखेंगे माइनस d, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूले हम देखते हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। ये है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP। पहला फॉर्मूला है Sn इक्वल्स टू n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड फॉर्मूला है n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस l। दोनों ही फॉर्मूले से हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें हमें अजम्पशन की जरूरत है, 3 टर्म्स अज्यूम करने हैं या 4 टर्म्स अज्यूम करने हैं, तो हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं, फॉर 3 टर्म्स इट इज a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d। और अगर हमें 4 टर्म्स अज्यूम करने की जरूरत पड़ रही है किसी क्वेश्चन में, तो हम अज्यूम कर सकते हैं एज a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2d के बराबर। ऐसे अजम्पशन करने से हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन ईजी हो जाता है। सो नेक्स्ट ओवर हियर वी कम टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहला फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला PQ इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन PO कितना हो जाएगा, रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला हमें कहता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जब हमें रेशियो फाइंड आउट करनी होती है, तो रेशियो जब आप फाइंड आउट करोगे तो रेशियो को अज्यूम कैसे करेंगे हम, वी आर गोइंग टू अज्यूम इट एज k इज टू 1। तो m1 का वैल्यू k हो गया, m2 का वैल्यू 1 हो गया। वो ही वैल्यूज हम ऊपर वाले फॉर्मूले में प्लेस करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इट इज k मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, k मल्टीप्लाइड बाय y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। नेक्स्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2। नेक्स्ट ओवर हियर आर सम फॉर्मूले रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। तो अगर हमें किसी भी एंगल का साइन फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स साइन ऑफ एनी एंगल, दैट इज साइन ए। तो साइन ए क्या होगा हमारे पास, साइन ए इज गोइंग टू बी रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। कॉस ए हो जाएगा रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस। टैन ए हो जाएगा हमारे पास रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। सिमिलरली कॉट ए हो जाएगा हमारे पास रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। sec A will be equal to ratio of hypotenuse and base, and lastly cosec A will be equal to ratio of hypotenuse and perpendicular। यहाँ पर कैपिटल A क्या है, any acute angle of a right angle triangle। अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर हमें गिवन है तो हम बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिलेशंस ओवर हियर आर रेसिप्रोकल रिलेशंस। साइन ए होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, कॉस ए होता है 1 अपॉन सेक ए, टैन ए होता है 1 अपॉन कॉट ए। एंड द नेक्स्ट वन क्वोशिएंट रिलेशंस, टैन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए एंड कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये जो क्वोशिएंट रिलेशंस हैं हम ये बहुत बार यूज करते हैं इन आवर प्रूविंग क्वेश्चंस। कुछ और हम यहाँ पे फॉर्मूले देखें, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ पर हम वो ही रेशियोज लेंगे जो मीनिंगफुल होती हैं। तो ये आइडेंटिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगी। नेक्स्ट ओवर हियर आर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स से हमें कुछ रिलेटेड फॉर्मूले हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज अगेन रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा एरिया का, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब अगर हमें कोई सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, इट इज थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर व्हाट इज थीटा, थीटा इज द सेंट्रल एंगल।
दिस इज थीटा। सो यहाँ पर माइनर सेक्टर का एरिया हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला। अगर माइनर सेक्टर आ गया तो हम मेजर सेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ? पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर का एरिया। सो हियर इट इज गोइंग टू बी 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट लेंथ ऑफ माइनर आर्क एपीबी। अब यहाँ पे आर्क की बात करें तो आर्क होता है सर्कमफेरेंस का थोड़ा सा पार्ट। तो यहाँ पर लेट अस सपोज कि सेंट्रल एंगल थीटा है, सो एपीबी कितना लेंथ का हो जाएगा? इट इज गोइंग टू बी थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। नेक्स्ट ओवर हियर अगर हमें मेजर आर्क फाइंड करनी है ए क्यू बी, देन इट इज गोइंग टू बी हाउ मच? पूरे सर्कमफेरेंस 2 पाई आर में से हम माइनस कर देंगे माइनर आर्क एपीबी। सो हाउ मच इट इज गोइंग टू बी? Major arc AQB will be equal to 2 pi r minus length of the minor arc APB. The next one over here is area of minor segment. अब अगर हम segment की बात करें तो क्या होगा? segment यहाँ पर हम देख सकते हैं minor segment जो dark blue कलर का है, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? पूरा हम सेक्टर का एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। सो हियर वी राइट दैट एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। सो यहाँ पर सेक्टर का एरिया हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट AQB। अब यहाँ पर हम मेजर सेगमेंट भी देख सकते हैं जो लाइट ब्लू है यहाँ पर। So it is equal to how much? Its area is equal to pi r square minus area of the minor segment APB. So इस तरीके से we can easily get major segment. The next one over here is some formula related to surface area and volume. सबसे पहले हमने solid shape लिया है cuboid. So cuboid से related हम यहाँ पे देख सकते हैं total surface area TSA कितना होता है? 2 into LB plus BH plus HL. So यहाँ पे length, breadth और height हमें 3 measurements given होंगे, length, breadth and height. So with the help of length, breadth and height, we can easily find out TSA, total surface area, that is 2 into LB plus BH plus HL. Next होता है हमारे पास lateral surface area, जिसे हम area of 4 walls भी कह सकते हैं, that is equal to 2H into L plus B. And the next one volume of cuboid, that is equal to L into B into H. अब यहाँ पर एक और formula important हो जाता है हमारे लिए, diagonal. The longest diagonal of the cuboid कितना हो जाएगा? It is going to be equal to L square plus B square plus H square and inside the square root. So here D equals to root L square plus B square plus H square. I hope you have understood it. The next one over here is a cube. अब cube में भी हमारे पास A क्या हो जाएगा? A is going to be the side of the cube. तो अगर हमारे पास A है, then we can easily find out 3 things over here, that is TSA, CSA and the volume. TSA हो जाएगा total surface area of a cube, that is equals to 6A square. Then lateral surface area of a cube equals to 4A square, जिसको हम area of 4 walls भी कहते हैं. And the next one volume of cube, that is equal to A cube. यहाँ पर भी हम diagonal find out कर सकते हैं. The longest diagonal of the cube कितना हो जाएगा वो? A root 3. This is going to be the diagonal, right? Longest diagonal of a cube. नेक्स्ट सॉलिड शेप पे हम मूव करें, दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर. सिलेंडर के लिए हमारे पास 2 मेजरमेंट्स होने चाहिए, रेडियस एंड दी हाइट. तो रेडियस हो जाएगा हमारे पास जो टॉप एंड द बॉटम सर्कुलर सरफेसेस हैं उनका रेडियस एंड ऑल्सो द हाइट, वर्टिकल हाइट यहाँ पर h हो जाएगा. सो we can easily find out curved surface area, that is lateral surface area, which is equals to 2 pi RH. Next one total surface area, that is equals to 2 pi R into H plus R. And volume of cylinder कितना हो जाएगा? pi R square H. यहाँ पे याद रखना volume का जो unit आएगा that is going to be in cubic unit, that means centimeter cube, meter cube, etc. The next one is a right circular cone. Right circular cone में हमारे पास again 3 measurements होने चाहिए. One is going to be the radius, another one is going to be the height, या हम इसे vertical height भी कहते हैं. And the third one should be slant height. अब slant height कितनी होती है? Slant height is equal to L square equals to R square plus H square with the help of Pythagoras theorem. So यहाँ से हम L का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, which is equal to root R square plus H square. काफी सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं slant height फाइंड आउट करने के. So slant height is equals to root R square plus H square. The next formula is area of the curved surface. कौन का curved surface कितना होगा? pi r L के बराबर. L की जगह हम लिख सकते हैं root H square plus R square. The next formula related to cone over here, total surface area of the cone pi r into L plus R. Volume of the cone 1 by 3 pi r square H. The next solid shape over here is a sphere. Sphere के लिए हमें radius मालूम होनी चाहिए. अगर हमें radius मालूम है, then we can easily find out surface area of the sphere, which is equal to 4 pi r square. Then volume of the sphere, which is equals to 4 by 3 pi r cube. The next one over here is hemisphere. Hemisphere में भी हमारे पास radius होनी चाहिए.
तो रेडियस की हेल्प से वी कैन इजीली फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दैट विल गिव अस 3 पाई आर स्क्वायर एंड द नेक्स्ट वन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। आफ्टर दैट वी हैव सम फॉर्मूले रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करें तो ध्यान रखना हमारे पास जो डाटा आएगा वो ग्रुप्ड डाटा आएगा। तो ग्रुप्ड डाटा में मीन मीडियन मोड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कुछ और हमारे पास छोटे फॉर्मूलेज हैं जो हमें याद होने चाहिए। फर्स्ट वन, क्लास साइज कैसा होता है, ट्रू अपर लिमिट माइनस ट्रू लोअर लिमिट। अब यहाँ पर हमने ट्रू अपर लिमिट लिखा है, ट्रू लोअर लिमिट लिखा है, इसका मतलब अगर हमारे पास डिसकंटिन्यूअस डाटा है, दैट मींस इंक्लूसिव डाटा है, तो आप उसे कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूअस डाटा में, राइट। कंटिन्यूअस डाटा मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से हमारा ग्रुप डाटा होना चाहिए। फिर हम ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट फाइंड आउट करते हैं। क्लास साइज को हम h से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना होता है ट्रू अपर लिमिट प्लस ट्रू लोअर लिमिट अपॉन 2, राइट, या हम कह सकते हैं ट्रू लोअर लिमिट प्लस ट्रू अपर लिमिट अपॉन 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब हम मीन डिस्कस करते हैं ग्रुप्ड डाटा में तो मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ क्लास मार्क्स। जैसे कि पहला फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड फॉर मीन, कितना होता है x बार इज इक्वल टू f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस कहां तक fn xn होल डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 टिल fn। तो हम इसे लिख सकते हैं एज समेशन ऑफ fi xi होल अपॉन समेशन ऑफ fi वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पर जो ये x1 लिखा है, x2 लिखा है, x3 लिखा है, वो क्या है, वो क्लास मार्क्स है फॉर ईच क्लास इंटरवल। हर एक क्लास इंटरवल का हमारे पास क्लास मार्क आएगा। सो हियर वी हैव रिटन क्लास मार्क्स। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है मीन फाइंड आउट करने के लिए। कुछ और फॉर्मूले हमारे पास है मीन के लिए। व्हेन वी हैव बिग वैल्यूज, अगर हमारे पास बड़े नंबर्स हैं हमारे डाटा में तो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। सो यहाँ पर a का मतलब है अज्यूम्ड मीन और di का मतलब क्या हो जाएगा, di का मतलब हो जाएगा xi माइनस a। सो जब हम इसे हमारे क्वेश्चन पेपर में आएगा अगर कोई क्वेश्चन, तो हम प्रॉपर एक टेबल फॉर्म करेंगे। टेबल में हमारा क्लास इंटरवल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, हर एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क होना चाहिए। क्लास मार्क के बाद हमारे पास डी आई होना चाहिए। डी आई इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर एक क्लास इंटरवल का क्लास मार्क। The next one over here is step deviation method and that is equal to x bar equals to, that means mean equals to a plus summation fi ui upon summation fi multiplied by h. So यहाँ पर ui का मतलब क्या हो जाएगा, ui will be equal to xi minus a whole upon h. xi again class mark होगा यहाँ पर। So यहाँ पर समेशन fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi। समेशन fi का मतलब हो गया हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस है वो सारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे डिनोमिनेटर में आते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है मीन से रिलेटेड, कोई सा भी एक फॉर्मूला हमारे आ सकता है एग्जाम में। द नेक्स्ट वन ओवर हियर इज मीडियन, क्या होता है l प्लस n/2 माइनस cf अपॉन f मल्टीप्लाइड बाय h। यहाँ पर l का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मीडियन क्लास जानना। तो मीडियन क्लास जानने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा डाटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, साथ में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वहां पर कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं वो हमें पता होना चाहिए। उन दोनों की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा मीडियन क्लास। एक बार अगर मीडियन क्लास हमने ऑब्जर्व कर लिया, मार्क कर लिया, तो हम लोअर लिमिट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, cf इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास f होता है और क्लास साइज होता है h। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज फॉर फाइंडिंग आउट मोड, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। एक और फॉर्मूला है हमारे पास मोड के लिए एंड दैट इज इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f नॉट डिवाइडेड बाय 2 इंटू f1 माइनस f नॉट माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाय h। यहाँ पर l का मतलब हो गया लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें दिख रही है। h will be size of the class interval, f1 will be frequency of the model class और उसके ऊपर वाला जो क्लास होगा उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा f0 और मॉडल क्लास के नीचे वाला जो क्लास इंटरवल होगा उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारा f2। सो हियर लेट अस सी इट वंस अगेन। f1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास जो मेन है, f0 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास और यहाँ पर f2 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। The next one over here are some
फॉर्मूले रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। पहला फॉर्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब यहाँ पर जो ये फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला कब हमारे यूज आएगा, जब काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने कॉइन टॉस किया है और वो हमने 50 टाइम्स किया है, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ट्रायल्स हैं। सो ये फॉर्मूला हमारे पास तब यूज होता है जब हम काफी सारे नंबर ऑफ टाइम्स हम एक ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं। सो हियर number of trials in which the event happened upon total number of trials. The next formula for probability of any event E is equals to number of favorable outcomes for event upon total number of outcomes of experiment. ये थोड़ा important formula है, हमें मालूम होना चाहिए कि favorable outcomes कितने हैं और total number of outcomes कितने हैं, बहुत important है। The next one over here, ध्यान रखना कि जो probability होती है वो 0 और 1 के बीच में ही lie करती है, 0 के equal भी हो सकती है, 1 के equal भी हो सकती है। The next one over here, probability of any event E plus probability of not happening of that event, दोनों की probability को add करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें फाइंड करना है कि एक डाई हमने थ्रो किया है एंड वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5, तो वो कैसे होगा, सबसे पहले आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो 5 की, 5 आने की कितने चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है, एंड देन वी कैन सब्ट्रैक्ट दैट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट वन ओवर हियर, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, अगर 2 कॉइन हम साथ में टॉस करेंगे तो कितने आउटकम्स बनेंगे हमारे पास, 4 नंबर ऑफ आउटकम्स। सिमिलरली अगर 2 डाइस हैं, दोनों डाइस को हम थ्रो करेंगे तो कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास बनेंगे, वी आर गोइंग टू हैव 36 नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न होनी चाहिए हमारे एग्जाम से पहले। अगर कोई भी फॉर्मूला हमसे स्किप हो गया है तो हमें आज के आज लर्न हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।